नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले जीव विज्ञान के हम अति संभावित प्रश्नों के बारे में। यह जो आपका जीव विज्ञान का वीडियो होगा आपकी एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपकी जो यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह जो वीडियो आपका है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह जो वीडियो है जीव विज्ञान का सुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें हम टोटल 50 सबसे बेहतरीन जीव विज्ञान के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक वयस्क मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक वयस्क मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग 65% जो भाग होता है वह जल होता है एक वयस्क मानव शरीर में। तो ऑप्शन आपका सी 100% सही है। और मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है आपको बताना है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है आपको बताना है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा फीमर यानी कि जो जांग की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं आपको बताना है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल 28 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, कुल 28 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग किसे हम कहते हैं। तो लाइसोसोम को, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, लाइसोसोम। और पसलियों के कितने जोड़े होते हैं मानव शरीर में आपको बताना है। तो मानव शरीर में पसलियों का जोड़ा होता है 12, यानी कि टोटल आपकी 24 पसलियां होती हैं मानव शरीर में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 जोड़े, यानी कि 24 पसलियां। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, और हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलता है। तो जो भी व्यक्ति हीमोफीलिया नामक रोग से पीड़ित होता है, ग्रस्त होता है, उस व्यक्ति में खून का जो बहना होता है वह जल्दी बंद नहीं होता, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है, खून का बहना बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है आपको बताना है। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का संबंध है कुल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन से, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, कुल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन से संबंधित आपका आर्थोप्लास्टी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि अस्थि से जोड़े रखने का कार्य कौन सा ऊतक करता है आपको बताना है। तो अस्थि को अस्थि से, यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़े रखने का कार्य करता है स्नायु, यानी कि लिगामेंट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अस्थि को अस्थि से जोड़े रखने का कार्य करता है लिगामेंट, वहीं अस्थि को मांसपेशियों से जोड़े रखने का कार्य कौन करता है, तो टेंडन। तो इसे भी आप याद रखें, जो टेंडन होता है या अस्थि को मांसपेशियों से जोड़े रखने का कार्य करता है, वहीं अस्थि को अस्थि से जोड़े रखने का कार्य करता है आपका लिगामेंट, यानी कि स्नायु। तो दोनों आपको याद रखना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है उसका नाम क्या है। तो इस बर्ड का नाम है ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिच जो है उड़ नहीं सकता, लेकिन यह तेज गति से दौड़ सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है आपको बताना है। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है यह छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी आंत में। ऊंट का जो कुबड़ होता है निम्नलिखित में से किसका बना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऊंट का जो कुबड़ होता है यह वसा, यानी कि वसी प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंट का जो कुबड़ होता है वह वसीय प्रकार का होता है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है दूसरी बार विकसित होते हैं आपको बताना है। तो मनुष्य के जीवन काल में आपके 20 दांत ऐसे होते हैं जो दूसरी बार विकसित होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, 20 दांत। और इसमें से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है आपको बताना है। तो कोशिका का यातायात प्रबंधक हम कहते हैं गोल्जी काय को, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
और मानव शरीर की सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती हैं कहाँ की होती हैं? तो जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं वो सबसे मजबूत मांसपेशियां मानी जाती हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, जबड़े की मांसपेशियां। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का कौन सा हिस्सा संवेदनशील होता है आपको बताना है। तो कड़वाहट का अनुभव करता है मानव जीभ का पिछला भाग, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पीछे का भाग। अगला प्रश्न आप हमारा है, और पेस मेकर का क्या कार्य होता है? तो पेस मेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का, यानी कि हार्ट बीट को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है पेस मेकर, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं आपको बताना है। तो प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, एमिनो एसिड में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है आपको बताना है। तो लार जो होता है यह किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो लार होता है वह स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं आपको बताना है। तो काफी सिंपल सा प्रश्न है, एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, मूलतः ये प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पे होता है आपको बताना है। तो रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं इनका निर्माण आपका कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण यह अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जो प्लीहा होता है, जो आपका स्प्लीन होता है, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं, यह आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, आरबीसी का कब्रगाह हम कहते हैं प्लीहा को, और अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके अलावा आपकी जो आरबीसी होती हैं इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, भी आप याद रखिएगा। जो आरबीसी होती है यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संक्रमण के विरुद्ध होता है इसका मुख्य कार्य, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्रमण के विरुद्ध। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है आपको बताना है। तो किडनी के द्वारा, यानी कि गुर्दे के द्वारा जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, किडनी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है आपको बताना है। तो पित्त का जो उत्पादन होता है वह कहाँ पर होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पित्त होता है वह मानव शरीर में अमाशय में उत्पादित होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है और यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे पित्त का जो उत्पादन होता है यह यकृत में होता है, न कि अमाशय में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा कि जो मानव शरीर में जो पित्त का उत्पादन होता है वह कहाँ पे होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह होता है आपका यकृत में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा यकृत का मेन कार्य क्या होता है? पित्त का श्रावण करना यकृत का कार्य होता है, यानी कि पित्त का जो श्रावण होता है वह भी यकृत के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा पित्तरस जो यकृत के द्वारा स्रावित होता है वह पित्ताशय में जाकर संचित हो जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गर्भस्थ शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भस्थ शिशु के विकास की जानकारी के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, अल्ट्रासाउंड का। अब बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है आपको बताना है। तो बच्चों में लिंग का जो निर्धारण होता है यह किसके गुणसूत्र से होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह पिता के गुणसूत्र से होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों में जो लिंग का निर्धारण होता है वह पिता के गुणसूत्र से होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, पिता के गुणसूत्र से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्या कह रहा है देख लीजिए। और कत्था निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो कत्था होता है यह किससे प्राप्त होता है? तो कत्था आपका प्राप्त होता है एकेसिया पौधे की लकड़ी से। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, एकेसिया पौधे की जो लकड़ी होती है उससे आपका कत्था प्राप्त होता है। वहीं आप ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन आपका है पोस्ता का जो कच्चा फल होता है उससे अफीम प्राप्त होता है, यानी कि पोस्ते के कच्चे फल से आपका अफीम प्राप्त होता है, अफीम। इसके अलावा फेरूला जो होता है आपका, फेरूला पौधे की जड़ों से हींग प्राप्त किया जाता है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, फेरूला पौधे की जो जड़ें होती हैं उससे
हींग प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आपका जो सिनकोना वृक्ष की छाल होती और सिनकोना की जो छाल होती है उससे कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। और मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि हम किसे कहते हैं आपको बताना है। तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है आपको बताना है। तो एस्ट्रोजन है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो एस्ट्रोजन है यह एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें से विटामिन जो होते हैं इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन मिलता है हमें, तो विटामिन जो डी है वह प्राप्त होता है प्रातःकालीन धूप से, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, प्रातःकालीन धूप से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन डी होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल जो होता है यह विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा इसकी कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया बीमारी होती है और बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपको बताना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी होती है यकृत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यकृत जो होता है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यकृत में ही पित्त रस का श्रावण किया जाता है, यानी कि यकृत का जो प्रमुख कार्य होता है वो पित्त का लगातार श्रावण करना होता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है आपको बताना है। तो मछली के यकृत का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, विटामिन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पित्त का स्राव किस अंग के द्वारा होता है। मैंने आपको अभी बताया इस प्रश्न का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यकृत के द्वारा जो है पित्त का स्राव किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। तो बच्चों में बीसीजी का जो टीका होता है यह आपका टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, टीबी के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है आपको बताना है। तो इसमें से सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है हमें प्राप्त होती है वसा से, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसा से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं आपको बताना है। तो टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन से। तो एक हो गया आपका कृंतक हो गया जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंसाइसर कहते हैं, इंसीसर कहते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा और रदनक हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा होता है अग्रचवर्णक हो गया। इसके बाद आपका चौथा होता है चवर्णक, यानी कि हाँ, तो यहाँ पे एक आपको कृंतक हो गया, रत्नक हो गया, अग्रचवर्णक हो गया और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत आपके पाए जाते हैं। और मानव शरीर में चवर्णक को हम बोलते हैं मोलर, और अग्रचवर्णक को हम बोलते हैं प्री मोलर, तथा रत्नक को बोलते हैं कैनाइन। तो इसके बारे में आपको याद रखना, टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है आपको बताना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी होती है फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, जांघ यानी कि फीमर की हड्डी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो पीयूष ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, डेंगू बुखार जो किसके कारण होता है। तो डेंगू बुखार आपका होता है एडिस इजिप्टी के कारण, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, एजिड इजिप्टी नामक मच्छर के कारण डेंगू बुखार होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है आपको बताना है। तो अग्नाशय में आपका इंसुलिन का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्नाशय में आपका इंसुलिन का निर्माण होता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो हड्डियों के अध्ययन को हम कहते हैं, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है।
तो सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेरी नामक रोग होता है मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बेरी रोग होता है पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो खट्टे फलों में आपका विटामिन सी मिलता है तथा इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम लॉकजा है। तो इसमें से सिफिलिस बीमारी का नाम लॉकजा है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, सिफिलिस बीमारी का नाम लॉकजा है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फंक ने किसका आपका है खोज किया था, आपको बताना, आविष्कार किया था। तो फंक के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, फंक के द्वारा विटामिन का आविष्कार किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, विटामिन का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है, आपको बताना है। तो नेत्रदान में जो कॉर्निया वाला हिस्सा होता है आपका, वह दान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉर्निया। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है। तो घोंसला आपका बनाता है किंग कोबरा, यानी कि नागराज, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, किंग कोबरा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, सेब में क्या बड़ी मात्रा में पाया जाता है, आपको बताना है। तो सेब सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है किसका, पोटेशियम का, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, पोटेशियम का। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आपको बताना है। तो विटामिन B3, यानी जिसका नाम होता है नियासिन होता है, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो नियासिन होता है, तथा इसी की कमी के कारण आपका जो पेलाग्रा नामक रोग होता है वह होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों, जीव विज्ञान के यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपकी SSC GD की परीक्षा, SI की परीक्षा के लिए फायदेमंद हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।